हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में। शुरुआत से अंत तक सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो एक एक पॉइंट, छोटे से छोटा पॉइंट को जो है लिख करके और सारी चीज़ों को अच्छे से आप लोगों को देंगे। जो नीचे लिखा हुआ मिले ना, उस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, है ना। नोट कर लेंगे तो वो सारी चीज़ें जो है आपकी अच्छे से तैयार हो जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हैं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में। तो एफ ब्लॉक में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एफ ब्लॉक, ये आपका एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण हमको पढ़ना है, जिनमें ये किस वर्ग में है, कितने तत्व हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ठीक है, ये सब पढ़ना है। और इसके बाद एफ ब्लॉक में देखिए दो श्रेणियां हैं, एक लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है। तो लैंथेनाइड श्रेणियों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, आयनन विभव और ऑक्सीकरण अवस्था, चुंबकीय गुण, रंग, अस्थायित्व इनके जो है ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का, क्षारीय लक्षण कैसा है, ये पढ़ना है। और इसी प्रकार एक्टिनाइड में भी, एक्टिनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इनकी अवस्थाएं, कहाँ किस वर्ग में रखा गया है, कितने तत्व हैं, और ऑक्सीकरण अवस्था, और फिर चुंबकीय गुण, रंग, आयनन विभव, ये सब पढ़ना हुआ है। तो यदि इतना पूरा एक ही वीडियो बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण और लैंथेनाइड श्रेणी के सामान्य लक्षण और पूरा लैंथेनाइड के बारे में सब कुछ, ठीक है। और दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिनाइड के लक्षण और ये पूरा लैंथेनाइड में जितना कुछ है सब कुछ। फिर इसके बाद तीसरे वीडियो में हम 60 तरीके से छोटा सा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर यानी तुलना करके दोनों का अध्ययन कर लेंगे। बिल्कुल आसानी से अच्छे से याद हो जाएगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व कौन से हैं, ध्यान दीजिए। एफ ब्लॉक के तत्व देखिए, आवर्त सारणी के ये तीसरा वर्ग है। कौन सा? तीसरा वर्ग। तीसरे वर्ग और छठवें आवर्त तथा 7वें आवर्त के 14 तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर 2 श्रेणियों के रूप में रख दिया गया है। इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। फिर से समझिए, आवर्त सारणी के 6वें और 7वें आवर्त तथा तीसरे वर्ग के 14 तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर 2 श्रेणियों में रखा गया। कितनी श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में रखा गया है, जिन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व? दूसरा पॉइंट है, ये याद रखिए कि एफ ब्लॉक के सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरे जाते हैं। कहां भरे जाते हैं? एफ उपकोष में। अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरे जाते हैं, इसलिए एफ ब्लॉक के तत्व ये हो गए, ठीक है। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि एफ ब्लॉक के तत्वों के अंतिम या कह लीजिए बाहरी 3 कोष अपूर्ण होते हैं। कितने कोष? 3 कोष अपूर्ण होते हैं। किसके? एफ ब्लॉक के तत्वों के बाहरी 3 कोष अपूर्ण होते हैं, इसलिए इसे आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, आप बताइए। आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि बाहरी 3 कोष इनके अपूर्ण होते हैं, ठीक। चलिए अब अगला पॉइंट याद रखना हमको, तीसरा, एफ ब्लॉक के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। दुर्लभ मृदा तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में दुर्लभ होते हैं, बहुत कम मिलते हैं, इसलिए दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। अभी बताया आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं इनको। आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि बाहरी 3 कोष अपूर्ण होते हैं। बहुत बढ़िया। अब आगे समझेंगे हम लोग इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-2F, 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, और N-1 यानी इससे पहले वाला कोष ये डी उपकोष होगा, और इसमें 1 या 0 कर लीजिए या 1 ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और N-S 1 या 2, कुछ अपवाद होता है इसलिए 1 या 2 हो जाते हैं। तो ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है एफ ब्लॉक के तत्वों का। अब हम लोग समझेंगे लैंथेनाइड। लैंथेनाइड के सामान्य लक्षण। तो लैंथेनाइड देखिए क्या होता है कि आवर्त सारणी के 6वें वर्ग, 6वें आवर्त और तीसरे वर्ग के तत्व लैंथेनियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 57,
57 के बाद ये 58 से लेकर के 71 तक, यानी सेरियम से लेकर के लूटेटियम तक, सेरियम से लूटेटियम तक के 14 तत्वों को लैंथेनाइड कहते हैं, क्योंकि इनके सामान्य गुण या कहिए इनके सामान्य लक्षण जो होते हैं वो लैंथेनाइड से समानता रखते हैं। इनके गुण, इन 14 तत्वों के गुण लैंथेनियम से समानता रखते हैं, इसलिए इन तत्वों को लैंथेनाइड कहते हैं। समझ में आई बात? इन 14 तत्वों के गुण जो होते हैं वो किससे समानता रखते हैं? लैंथेनियम से। या कहिए 14 तत्वों के गुण लैंथेनियम से मिलते हैं, इसलिए इन 14 तत्वों को क्या कहते हैं? लैंथेनाइड कहते हैं। अब हम इसको हटा के लिख करके आपको बताते हैं क्रम से। लैंथेनाइड्स में पहला तत्व आपका है सेरियम। कौन है? सेरियम, Fe, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 58। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे तो हमको सामान्य लक्षण बहुत कुछ आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, ये हो गया। ये कितना हुआ? 10, 10, 20, 10, 30, 8, 38 हो गया। तो 3d, 4p, 5s, इसके बाद 4d, 5p, ठीक, 6s। तो यहाँ तक कितना हुआ? 10, 10, 20, 10, 30, 38, 38, 2, 38, 10, 48, 48, 2, 50, 4, 54। तो 54 देखिए होता है जेनान का। अभी इसको देखिए सरल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे इसको भी हम बता देंगे। ये 54 तक यहाँ हो गया, 54, 55, 56, ठीक है। तो 4d, 5p, 6s, इसके बाद आपका आता है 4f, ठीक। कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है? 54 तक यहाँ हो गया, 54, 2, 56, और कितना बचा हुआ है? 56 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको यहाँ भर दिया हमने, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा गया? F ऑफकोर्स। तो अब देखिए इसका जो है सरल तरीके से सेरियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे इस प्रकार से। कैसे? ये जेनान होता है भाई, जेनान का होता है 54, इसके बाद 6s2 और 4f2, ठीक है। तो 4f पहले लिखेंगे, 6 बाद में। क्यों? क्योंकि निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में आना है। तो चौथा कोष पहले लिख दीजिए और छठवां कोष बाद में लिखिए। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो यहां से देखिए आपको क्या मिलेगा। पहली बात कि एक्टिनाइड का प्रत्येक तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में भरे जाते हैं। कुछ अपवाद हैं, क्यों हैं ये भी बताएंगे, पहले समझिए। तो ये जो सेरियम है इसके देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ? F में भरा जा रहा है। इसी प्रकार से यदि जो है इसके बाद 58 के बाद 59 वाला करेंगे तो 4f3 आएगा, फिर 4f, 5, 4, 6, ऐसे करके कम सा बढ़ता चला जाएगा। तो ये हो गया आपका सेरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला? अभी हमने बताया कि एक्टिनाइड श्रेणी के सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरे जाते हैं। 4f उपकोष में भरे जाने के कारण इसे 4f श्रेणी भी कहते हैं। एक्टिनाइड को क्या कहते हैं? 4f श्रेणी भी कहते हैं। अब ये कहाँ से कहाँ तक तत्व हैं ये भी याद रखना है आपको। कहाँ से कहाँ तक? ये सेरियम से देखिए लैंथेनाइड आपका होता है, इसका होता है 57। तो लैंथेनाइड के बाद ध्यान दीजिए, लैंथेनाइड के बाद 14 तत्व। कहाँ से कहाँ तक? ये सेरियम से लूटेटियम तक, सेरियम से लूटेटियम तक, लूटेटियम जिसका परमाणु क्रमांक 71 है। इन 14 तत्वों को लैंथेनाइड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन 14 तत्वों के गुण लैंथेनियम से मिलते हैं, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, रिवाइज भी होता चला जाएगा। तो क्या बताया अभी हमने आपको कि परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व के गुण लैंथेनियम के गुण से मिलते हैं, इसलिए इसे लैंथेनाइड कहते हैं। या कह लीजिए सेरियम से लूटेटियम तक के तत्व जो भी हैं इनके गुण लैंथेनियम से मिलते हैं, ठीक है। अगला पहला पॉइंट अभी हमने बताया, फिर से रिवाइज करिए कि
अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरा जाता है, इसलिए 4f श्रेणी कहते हैं। और लैंथेनियम के बाद सेरियम से लुटेटियम तक के 14 तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है, जिन्हें लैंथेनाइड कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई लैंथेनाइड इनको? क्योंकि इनके गुण लैंथेनियम से मिलते हैं, यानी इनके गुणों की समानता जो है लैंथेनियम से होती है, इसलिए लैंथेनाइड हो गया आपका। अब समझेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है 4f में भरा जा रहा है, तो कुछ इसमें अपवाद है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अपवाद कौन सा? एक लुटेटियम भी आपका अपवाद हो जाता है, और एक होता है गैडोलिनियम, क्या? GD। समझिए क्यों अपवाद है GD, और ये जो है GD का ये परमाणु क्रमांक है 64। अब ये 64 इसका परमाणु क्रमांक है, तो इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या मिलेगा? इसको ब्लैक से लिखते हैं, GD 64 है, तो इसका होगा भाई जेनान तक का हो गया 54। 54 के बाद कितना बचेगा? 54 के बाद 10 इलेक्ट्रॉन बचा है। कितना बचा है? 10। अब इसको भरिए भाई, कैसे भरेंगे? 6s2 और बचा अब कितना? 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ करेंगे 4f8, ठीक। लेकिन ये गलत है, सही क्या होगा भाई? अब देखिए 4f7 जो होता है, f उपकोष में आपको पता है कि कितने उपकोष होते हैं? 7, है ना? 1 2 3, चलिए 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन यदि भरा जाएगा तो ये आधा भर जाएगा ना, आधा भरा हुआ अधिक स्थायी होता है, इसलिए ये 4f की अधिक स्थायित्व होने के कारण यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यानी अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन, 4f के बाद वाला इलेक्ट्रॉन, 4f7 के बाद वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? 5d उपकोष में, 5d1 6s2 हो जाएगा आपका। समझ में आया? तो ये अपवाद है भाई, कौन? गैडोलिनियम। क्यों अपवाद है? किस बात का अपवाद है? अभी हमने बताया कि लैंथेनाइड श्रेणी के सभी इलेक्ट्रॉनों के सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f श्रेणी में भरे जाते हैं, लेकिन गैडोलिनियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? 5d श्रेणी में भरा जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका लुटेटियम भी है, लुटेटियम यानी 71। अब इसको करिए भाई जेनान। अब 71 करेंगे जब आप, इसमें से देखिए कितना हो गया? ये 54 हो गया, किसका? जेनान का। तो 54 इसमें से आप घटाइए तो कितना मिलेगा? 7 17, है ना? 17 मिल गया। तो 17 को जब आप भरेंगे तो कैसे भरेंगे भाई? 4f, देखिए पहले 6s2 तो कर लीजिए। अब इसके बाद बचा कितना? 15 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आप 15 तो भरेंगे नहीं, है ना? 14 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 14 यहाँ भर दीजिए। अब 5d1 हो जाएगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जा रहा है? इसमें 5d1 में, ठीक। तो निष्कर्ष यहाँ से क्या निकला भाई? बताइए जल्दी से। पहला पॉइंट अभी हमने बताया कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरा जा रहा है, 4d श्रेणी का हो गया, जबकि गैडोलिनियम और लुटेटियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d उपकोष में भरा जाएगा। कहाँ भरा जाएगा? 5d उपकोष में भरा जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 4f7 और 4f14 के स्थायित्व के कारण अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d उपकोष में भरा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया सामान्य लक्षण किसका? लैंथेनाइड का। अब हम पढ़ेंगे लैंथेनाइड में लैंथेनाइड संकुचन। चलिए अब देखते हैं लैंथेनाइड संकुचन के बारे में। तो लैंथेनाइड संकुचन के बारे में जानने से पहले आपको इन तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आकार के बारे में जानना होगा। तो आकार के बारे में हम लोग आवर्त सारणी में पढ़ चुके हैं कि जब बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है? बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है ना? बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो कोषों की संख्या सेम रहती है ना, कोषों की संख्या ही आवर्त संख्या है। और ये 6वें आवर्त का लैंथेनाइड है, एक्टेनाइड आपका 7वें आवर्त का है। तो हमको पहले पढ़ना है लैंथेनाइड संकुचन के बारे में। तो ये 6वें आवर्त का है, यानी कोषों की संख्या 6 है। सब में कोषों संख्या कितनी होगी? 6 कोष होंगे। अब कोषों की संख्या तो बदल नहीं रही है, केवल बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो जब बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है, और जब नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है तो आकार को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो इसके लिए आपको देखिए सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बार फिर से हम लोग कर देते हैं। ये सेरियम आपका है, ये सेरियम SE, इसका होता है 58। अभी हमने किया था, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आया था भाई?
जेनान करेंगे, जेनान का होता 54, 54 के बाद यहाँ हम भरेंगे 4F क्या 2 और 5S 2, यही था ना, 54 और 4 58, ये हो गया। अब इसके बाद आपका प्रासेओडीमियम, ये जो है आपका PR, इसका होता है 59। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा भाई, XE, ध्यान से करते जाइए, आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। 4F एक और बढ़ जाएगा, 5S 2 ही होगा। और इसके बाद नियोडीमियम, ये आपका ND, इसका हो जाएगा 60। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जेनान का हो गया, इसके बाद ये देखिए 60 है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, तो वो कहाँ आएगा, 4F4 और 5S 2। इसी प्रकार से क्रमशः बढ़ता चला आता है, जिसमें से एक आपका एक्सेप्शन है गैडोलिनियम, अभी बताया था ना, ये 60 61 62 ये क्रमशः बढ़ता चला जाएगा। अब ये आपका गैडोलिनियम, ये कितना है 64। अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आया था भाई, जेनान का, और इधर 4F। अब देखिए 8 यहाँ होना चाहिए, लेकिन 7 अधिक स्थायी होता है, तो 4F 7 हो जाता है, और 5D 1 और 6S 2। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये देखिए ये 6 होता है, 6S 2 है ना, ये 6S 2। तो इस प्रकार से आपका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखिए ध्यान से, तो क्या होता है, जैसे जैसे बाईं ओर हम जा रहे हैं, इस प्रकार से हमने लिख दिया है, तो बाईं ओर जाएंगे तो बाहरी कोश में ये देखिए इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ रही है, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो क्या होता है, नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, आकार घटता है, आकार घटता है। और ऐसा क्यों घटता है, क्यों घटता है, नाभिकीय प्रभाव के कारण। यहाँ लिख दे रहे, चलिए, नाभिकीय प्रभाव। तो नाभिकीय प्रभाव के कारण ये क्या होता है, इसका आकार घटता है, नाभिकीय आकर्षण घटाता है। अब एक चीज और बताए थे हम, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, किसी भी परमाणु के भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। अब परिरक्षण प्रभाव जो है, यस का सबसे ज्यादा, पी का उससे कम, डी का उससे कम, एफ का सबसे कम होता है। अब यहाँ हो क्या रहा, जैसे जैसे बाएं से दाईं ओर हम जा रहे हैं, तो एफ उपकोश में इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ रही है, और एफ का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। अब देखिए एफ उपकोश में इलेक्ट्रॉन संख्या क्रमशः बढ़ रही है, तो दुर्बल प्रभाव, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दुर्बल परिरक्षण प्रभाव यानी परिरक्षण प्रभाव जो है वो कम होता जा रहा है, जो कि क्या करता है, आकार को बढ़ाता है। क्या करता है, आकार को बढ़ाता है, और ये दुर्लभ हो गया, दुर्बल हो गया। तो दुर्बल होने के कारण आकार को कम बढ़ा पाएगा, कम बढ़ा पाएगा। और नाभिकीय प्रभाव क्या कर रहा है भाई, आकार को कम कर रहा है। तो नाभिकीय प्रभाव तो बढ़ ही रहा है, इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ रही तो नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा, नाभिकीय प्रभाव बढ़ रहा है। इसके कारण क्या होता है, आकार में क्रमशः कमी होती जाती है। जैसे बाईं से दाईं ओर जाएंगे हम, तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के आकार में कमी होती है, इसी कारण इसे हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। आकार में कमी यानी संकुचन को लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान से समझिए आप कैसे लिखेंगे इसको। लैंथेनाइड श्रेणी में जैसे जैसे बाईं से दाईं ओर जाते हैं हम, तो नाभिकीय प्रभाव बढ़ता है जो आकार को घटाता है, और परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है जो आकार को क्या करता है, बढ़ाता है। अब परिरक्षण प्रभाव यफ उपकोष के कारण बढ़ता है, तो यफ उपकोष के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है। क्या होता है, यफ उपकोष का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है। अब ये परिरक्षण प्रभाव दुर्बल हो गया ना, तो ये बढ़ाता है आकार को, लेकिन बढ़ा नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि यफ उपकोष के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण आकार को उतना बढ़ा नहीं पाता है, और नाभिकीय आकर्षण घटा देता है। तो इस कारण बाएं से दाईं ओर जाने पर ये आकार में जो कमी होती है, इसी को लैंथेनाइड संकुचन या लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं क्षारीय लक्षण के बारे में। क्षारीय लक्षण देखिए, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो जब ये ऑक्साइड बनाएंगे या हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड। तो इन धातुओं के हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड जो बनेंगे, है ना, तो
इनमें जब हम बाएं से दाईं ओर क्रमशः जाएंगे तो अभी बताया आकार कम होता है ना, लैंथेनाइड संकुचन जिसे कहते हैं, आकुंचन कहते हैं, तो आकार क्रमशः कम हो रहा है ना। तो धातु जो होगा ये और ऑक्साइड या धातु और हाइड्रोक्साइड, इनके बीच ये बंध की लंबाई बताइए कम होगी कि ज़्यादा होगी। जैसे बाएं से दाईं ओर जाएंगे हम लोग, आकार कम हो रहा है तो बंध की लंबाई भी कम होती जाएगी, और जब बंध की लंबाई कम हो जाएगी तो इसको निकालना आसान नहीं होगा, यानी ये कम निकलेगा। और जब कम निकलेगा तो हम जानते हैं जो हाइड्रोक्साइड देता है, ऑक्साइड माइनस मतलब क्षारीय वाला ये देता है, तो ये क्या होता है, क्षारीय होता है। तो ये निकलना इसका जो है आसान नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आकार कम हो जाता है, बंध की लंबाई कम हो जाती है, लंबाई कम हो जाएगी तो आकर्षण अधिक हो जाएगा, और जब आकर्षण अधिक होगा तो ये आसानी से नहीं निकल पाएगा। जब आसानी से नहीं निकल पाएगा तो क्षारीय लक्षण इसका कम हो जाएगा। समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ से देखिए ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे। पहली बात तो इनके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बाएं से दाईं ओर जाने पर अस्थायित्व इनका बढ़ता है या घटता है, और यदि बढ़ता या घटता है तो उसका कारण, ठीक है, तो आप बता लेंगे कैसे। जैसे बाएं से दाईं ओर जाएंगे आकार कम होगा तो धातुओं के ऑक्साइड या और धातुओं के हाइड्रोक्साइड के बंध की लंबाई कम हो जाएगी, आकर्षण बढ़ जाएगा। आकर्षण बढ़ जाएगा तो इसका मतलब इसका अस्थायित्व अधिक हो जाएगा, अस्थायित्व अधिक हो जाएगा तो ये हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड आयन नहीं दे पाएगा, इसलिए इसका क्षारीय लक्षण कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्षारीय लक्षण। इसके बाद हम समझेंगे आयनन विभव के बारे में। आयनन विभव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही आयनन विभव है। अब इसमें देखिए किसी में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है अस्थायी है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है, तो ये भी देखिए इलेक्ट्रॉन निकाल देगा आसानी से। तो इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण कम है, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इसलिए यह ब्लॉक के तत्वों का आयनन विभव कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो आसानी से निकलने का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, कम ऊर्जा देनी पड़ेगी तो आयनन विभव भी कम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आयनन विभव इसका कम होता है। ऑक्सीकरण अवस्था इसी में समझ लीजिए। तो एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं ये +2, इसको मिटा दें, ये एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं ये +2, +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लैंथेनाइड है ना, हम लोग लैंथेनाइड पढ़ रहे हैं, तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व जो है +2, +3 और +4, तो 2, 3, 4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। आपको याद रखना है कि लैंथेनाइड श्रेणी के ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक अस्थायी होती है। ठीक है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक अस्थायी होती है। ये हो गया ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखेंगे चुंबकीय प्रभाव और रंग, चुंबकीय गुण और रंग के बारे में। तो चुंबकीय गुण और रंग के बारे में क्या हमने पढ़ा अब तक? चुंबकीय गुण क्या होता है? देखिए, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय होता है। युग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है। और कैसा होता है? रंगीन होता है ना। और दूसरी बात, यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन है, सभी क्या हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो हो जाता है प्रतिचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय जो होता है वो होता है रंगहीन हो जाता है ना, रंगहीन। तो अब देखिए इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कैसे हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? 4f में देखिए 5 कितना होता है? 1 2 3 4 5 ये 3 6 7 है ना। तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनुचुंबकीय रंगीन होगा। ये भी देखिए 3 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तब भी, 4 भर देंगे तब भी, अभी 7 भर देंगे, इस प्रकार से। तो जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक है ना, सब में जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो सभी क्या होंगे? अनुचुंबकीय और रंगीन होंगे। ठीक है, तो युग्मित और प्रतिचुंबकीय रंगहीन बहुत कम होते हैं।
जो है इनमें तत्व जो है सामान्य अवस्था में अयुग्मित और चुंबकीय रंगीन ही होते हैं, है ना। तो इसमें देखिए ये सेरियम जो आपका यदि +2 बना लिया, यानी 2f वाला 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, सेरियम +2, अगर +2 हो गया, देखिए ये 4s2 है, तो यस में देखिए एक ही उपकोष होता है, यही देख लीजिए एक ही उपकोष होता, 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित भरा हुआ है, तो सभी युग्मित हो गए। अब ये युग्मित हो गया सेरियम आपका, तो ये कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय और रंगहीन हो जाएगा। साथ में ये लास्ट वाला जो है लैंथेनाइड श्रेणी का लास्ट यानी अंतिम तत्व कौन सा है, लूटेरियम आपका है, लूटेरियम यानी 71। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, जेनान इधर 4f कितना हुआ था 14 और 5d1, ये दोनों अपवाद है ना, और इधर 6s2। इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन यदि निकल गया ये 64 में, तो ये कितना बनेगा, देखिए 7 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तब भी कैसा होगा, अयुग्मित रहेगा, अयुग्मित रहेगा, अणुचुंबकीय रंगहीन होगा। तो ये नहीं, यहाँ से देखिए एक इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से निकल गया तो यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, 14 इलेक्ट्रॉन जब आप यहाँ भरेंगे तो कितना होगा, इस प्रकार से 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा भाई। तो सभी युग्मित हो गए, तो सभी युग्मित हो गए तो प्रतिचुंबकीय और रंगहीन हो जाएगा। तो ये दूसरा अपवाद आपका मिल जाएगा। लूटेरियम का ये जब ++ बनेगा और या लैंथेनाइड है ना, लैंथेनियम भी जब +2+ बनाएगा तो उसमें भी क्या हो जाएंगे, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और वो हो जाएगा तब प्रतिचुंबकीय और रंगहीन होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया चुंबकीय गुण और रंग का प्रभाव गुण। इसके बाद भौतिक गुण पढ़ लेते हैं हम क्रम से। गुण, लैंथेनाइड श्रेणी का भौतिक गुण। ये लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं ये चांदी जैसे चमकदार और नर्म धातु होते हैं। क्या होते हैं, चांदी जैसा ये चमकदार होता है और नर्म धातु होता है। पहला पॉइंट अच्छे से याद रखिए, क्या, चांदी जैसा चमकदार और नर्म धातु होता है। वायु में रखने पर इसका रंग जो है वो उड़ जाता है और बहुत वो बदरंग दिखाई देता, बहुत बेसुरा दिखाई देता, बहुत खराब दिखाई देता है ना। वायु में रखने पर ये बदरंग हो जाते हैं, ऐसे कह लीजिए, वायु में रखने पर बदरंग हो जाते हैं। अगला पॉइंट, इनमें तन्यता का गुण होता है, तन्य सामर्थ्य अधिक होता है, उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, और इनका गलनांक उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है। बाएं से दाईं ओर जैसे हम लोग जाएंगे तो क्या होगा भाई, इनकी कठोरता बढ़ेगी घटेगी, क्या लग रहा है आपको, आकार कम हो रहा है, कठोरता घनत्व बढ़ जाएगा। बाएं से दाईं ओर जाने पर कठोरता और घनत्व क्रम से बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिए। पहला क्या अभी बताया कि चांदी जैसे ये चमकदार और नर्म धातु होते हैं। दूसरा, इनमें जो है वायु से क्रिया करके ये बदरंग हो जाते हैं। अगला, वायु में तन्यता का गुण इनमें पाया जाता है, उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, उष्मा और विद्युत का प्रवाह इसमें आसानी से हो सकता है, और इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। अगला पॉइंट, घनत्व और कठोरता इनकी जो है क्या होती है, अधिक होती है। कब, जब बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो घनत्व और कठोरता इसकी बढ़ जाती है। तो ये हो गया भौतिक गुण। अब हम लोग पढ़ लेते हैं लैंथेनाइड का उपयोग। लैंथेनाइड्स के उपयोग कहाँ कहाँ होता है, देखिए इसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में होता है। सबसे पहली बात, मिश्र धातु बनाता है, और इसके मिश्र धातु का उपयोग अपचायक के रूप में होता है। इसके मिश्र धातु का उपयोग अपचायक के रूप में होता है। अगला पॉइंट याद रखिए कि ये जो मिश्र धातु बनाता है, इसका एक ऐसा मिश्र धातु बनता है जो बहुत ही कठोर होता है, जिसका उपयोग कवच बनाने में, बंदूक की गोली बनाने में उपयोग होता है। ठीक है, और ये वाला मिश्र धातु जो है उसमें क्या होता है, आपको याद रखना है कि इसमें लैंथेनियम जो है 95% होता है, और आयरन यानी लोहा 5% होता है, लगभग 95% लैंथेनियम और लगभग 5% आयरन, बाकी शेष कार्बन और एल्यूमिनियम, सेरियम, सल्फर आदि अल्प मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। तो ये जो मिश्र धातु होता है ये बहुत ही कठोर होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, कवच बनाने में, बंदूक की गोली बनाने में उपयोग होता है। ठीक है, ये तो हो गया मिश्र धातु और उपयोग। ठीक, दूसरा, ये लैंथेनियम के जो लवण होते हैं इसका उपयोग लेजर के रूप में होता है। लेजर के रूप में इसका उपयोग क्या होता है, किसका, लैंथेनियम के लवण का उपयोग लेजर के रूप में करते हैं। इसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है।
लैंथेनाइड्स तत्वों का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में भी होता है। लैंथेनाइड का पहला तत्व सेरियम है, जो कि ताप और उष्मा का अवशोषण करता है। ठीक है, तो ये हो गया उपयोग लैंथेनाइड का। अभी हमने पढ़ा एफ ब्लॉक के सामान्य लक्षण, लैंथेनाइड के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। एक्टिनाइड क्या होता है? आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग और 7वें आवर्त के 14 तत्वों को एक्टिनाइड कहते हैं। फिर से समझिए, आवर्त सारणी के 7वें आवर्त और तीसरे वर्ग के 14 तत्वों को एक्टिनाइड कहते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे आप, एक्टिनाइड इसका 89 होता है परमाणु क्रमांक। एक्टिनाइड के बाद थोरियम जिसका 90 होता है, थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम जिसका होता है 103 तक। ठीक है, तो फिर से समझिए, एक्टिनाइड जिसका होता है 89, तो एक्टिनाइड के बाद थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक के 14 तत्वों के गुण एक्टिनाइड के गुणों से मिलते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिनाइड कहते हैं। ऐसे कह लीजिए, या दूसरे शब्द में आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्टिनाइड के बाद परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्वों के गुण, 90 से 103 तक के 14 तत्वों के गुण एक्टिनाइड से समानता रखते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिनाइड कहते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इस प्रकार से इसका होता है, देखिए 5, अच्छा अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए 5f उपकोष में भरा जाता है, तो इसलिए एक्टिनाइड को जो है 5f श्रेणी भी कहते हैं। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 5f, 1 से लेकर के 14 तक इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकता है। 5 के बाद 6d, इसमें देखिए केवल एक तत्व होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी 0 से 1 तक ही होता है, तो 0 से 2 तक हमको लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद 7s2, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है एक्टिनाइड का, और इसको 5s श्रेणी भी कहते हैं। 3 पॉइंट ये हमारा हो गया। चौथा ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि इसे 5f श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, पहला फिर से समझिए, आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग और 7वें आवर्त के 14 तत्वों को एक्टिनाइड कहते हैं। और दूसरा, एक्टिनाइड के बाद थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक के तत्वों 14 तत्वों के गुण एक्टिनाइड के गुणों से समानता रखते हैं, इसलिए इन 14 तत्वों को एक्टिनाइड कहते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट ऐसे करेंगे कि 5f श्रेणी, अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में भरा जा रहा है, इसलिए इसे 5f श्रेणी भी कहते हैं। अब एक चीज और इसमें समझिए कि इसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अनियमितता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अनियमितता, मतलब इलेक्ट्रॉन कभी F में कभी D में पहुंच जाता है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 5F और 6D की ऊर्जा लगभग समान होती है, इसलिए इसमें जो है अपवाद अधिक होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अनियमितताएं पाई जाती हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। तो एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था देखिए, जैसे हमने पढ़ा था लैंथेनाइड में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी? +3, है ना। +3 के अलावा 2 और 4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता था। और ये आपका एक्टिनाइड, ये एक्टिनाइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था सभी प्रदर्शित करते हैं, सभी +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि नहीं समझ पा रहे हैं आप ऑक्सीकरण अवस्था, तो ऐसे समझिए, जैसे ये जानते हैं ना कि Fe पर +2 चार्ज होता है, मतलब +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है। साथ ही साथ Fe पर +3 चार्ज भी होता है, इसका मतलब +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो इसी प्रकार से एक्टिनाइड आपका जो है ये सभी एक्टिनाइड तत्व, जितने एक्टिनाइड तत्व हैं सभी +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा +2, +4, +5, +6 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीकरण अवस्था। अब इसके बाद इसमें जान लेते हैं कि एक्टिनाइड में जितने भी तत्व हैं सभी रेडियो एक्टिव हैं, सभी रेडियो एक्टिव तत्व हैं। एक्टिनाइड तत्व जितने भी हैं लैंथेनाइड की तरह ये भी चांदी के समान चमकदार होता है। अगला पॉइंट याद रखेंगे, इसके घनत्व और इसकी कठोरता अधिक होती है। ठीक, घनत्व और कठोरता अधिक होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका एक्टिनाइड संकुचन समझेंगे हम। एक्टिनाइड संकुचन क्या भाई? जब बाएं से दाएं, ठीक उसी प्रकार से है जैसे लैंथेनाइड संकुचन था। एक्टिनाइड संकुचन देखो, दोनों तुलना करके आप पढ़ेंगे तो आसानी से याद रहेगा। एक्टिनाइड संकुचन क्या है? जब बाएं से दाएं और जैसे जैसे जाएंगे एक्टिनाइड श्रेणी में, तो क्या होता है?
कि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, और जब बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती है नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है, आकार कम हो जाता है। ठीक, और साथ ही साथ 5f उपकोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है। परिरक्षण प्रभाव करता क्या है, आकार को बढ़ाता है। लेकिन 5f का परिरक्षण प्रभाव कम होता है। किसका अधिक होता है, यस का सबसे ज्यादा, पी का उससे कम, डी का और कम, एफ का सबसे कम होता है। तो 5f उपकोश के इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है, इसलिए ये आकार को बढ़ा नहीं पाता है। नाभिकीय आकर्षण तो बढ़ ही रहा है जो कि आकार को कम कर देता है, इसलिए बाएं से दाईं ओर जाने पर आकार में कमी होती है। इसी को एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। अब अगला ये प्रश्न है एक्टिनाइड संकुचन और लैंथेनाइड संकुचन में कौन सा ज्यादा होगा, कौन ज्यादा संकुचित होगा, मतलब ज्यादा आकार किसमें कम होगा, बताइए क्या होगा। देखिए एक्टिनाइड संकुचन जो होगा, एक्टिनाइड में देखिए आपका है ये 4f, ध्यान समझिए भाई। एक्टिनाइड में कौन है आपका, ये लैंथेनाइड संकुचन 4f उपकोश के कारण हो रहा है, और एक्टिनाइड संकुचन 5f उपकोश के कारण हो रहा है। परिरक्षण प्रभाव किसका ज्यादा होता है भाई, ने बताया s का सबसे ज्यादा, p का उससे कम, d का और कम, f का सबसे कम होता है। तो f का कम है और 4f का 5f से भी कम होगा, है कि नहीं। 4f का परिरक्षण प्रभाव 5f से अधिक होगा, है ना। तो जब 4f का परिरक्षण प्रभाव 5f से अधिक होगा तो ये आकार को क्या करेगा, बढ़ा देगा। परिरक्षण प्रभाव बढ़ाता है ना आकार को, तो ये परिरक्षण प्रभाव को 5f की अपेक्षा अधिक बढ़ाएगा, ये कम बढ़ा पाएगा, और जब कम बढ़ा पाएगा तो आकार जो है यहां ज्यादा संकुचित होगा। इसलिए एक्टिनाइड संकुचन जो है वो लैंथेनाइड संकुचन की अपेक्षा अधिक होता है। एक्टिनाइड संकुचन लैंथेनाइड संकुचन की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये क्या होते हैं, अनुचुंबकीय और रंगीन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये अनुचुंबकीय और रंगीन होते हैं। और देखिए इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है वही आयनन विभव है। तो बताइए आयनन विभव कम होगा ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगेगी भाई ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, अयुग्मित है ना, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा लगेगी, इसलिए आयनन विभव भी इसका कम होता है। अब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देंगे तो ये धात्विक गुण इसमें आ जाएगा, तो ये प्रबल धातुएं होती हैं। इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं इसका मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका अपचयन होगा, यानी ये अपचायक हो गए। ठीक है, ये प्रबल अपचायक होते हैं। इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब इनकी सक्रियता भी ज्यादा है, ये अधिक क्रियाशील होते हैं। तो एक लाइन में समझिए, आयनन विभव अधिक होता है, प्रबल धातु होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं, क्रियाशीलता इनकी अधिक होती है। ये सारे पॉइंट अच्छे से याद रखिए। इसके बाद हम समझेंगे इसका उपयोग। एक्टिनाइड तत्वों में ये आपका यूरेनियम और थोरियम जो है, इसका उपयोग नाभिकीय भट्ठी और परमाणु भट्ठी में, नाभिकीय रिएक्टर कहिए, भट्ठी नहीं, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु भट्ठी में इसका उपयोग होता है। किसका, यूरेनियम और थोरियम का। यूरेनियम और थोरियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु भट्ठी में होता है। और थोरियम, ये थोरियम का उपयोग गैस के मेंटल के रूप में होता है। गैस मेंटल आप लोग जानते होंगे नहीं, ये गैस ये आता है जो है उसको जलाया जाता है तो उसमें मेंटल लगाया जाता है, ये जो है ये जाली की तरह होता है, इसको जलाया जाता है ना, तो गैस मेंटल बनाने में थोरियम का उपयोग होता है। और थोरियम का तो आजकल उपयोग कैंसर के इलाज में भी हो रहा है। थोरियम का उपयोग कहाँ हो रहा है आजकल, कैंसर के इलाज में हो रहा है। ये तीन मुख्य उपयोग आप याद रखिए, बहुत पर्याप्त है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या समानताएं हैं, दोनों में कौन कौन सा गुण एक समान है। ठीक है, तो बताइए, आप लोग पढ़ चुके हैं क्या समानता है, बताइए। ऑक्सीकरण अवस्था में क्या समानता है दोनों में, दोनों +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं। लैंथेनाइड एक्टिनाइड दोनों +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं, और दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण अनुचुंबकीय और धन आयन इनके रंगीन होते हैं, अनुचुंबकीय और रंगीन होता है। ठीक है, अगली पॉइंट हम समझेंगे कि देखिए धन विद्युतीय लक्षण दोनों में अधिक होता है,
दोनों में धन विद्युतीय लक्षण होते हैं, ऐसे कहिए, दोनों में धन विद्युतीय लक्षण होते हैं। और जब धन विद्युतीय लक्षण होते हैं तो ये अपचायक भी होगा, ये प्रबल अपचायक होते हैं, दोनों प्रबल अपचायक होते हैं। देखिए संकुचन और आकुंचन दोनों में था, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या था, संकुचन और आकुंचन, तो ये दोनों में समानताएं हो गई हैं। अब इसके बाद दोनों में अंतर, छोटा सा वीडियो, दोनों में अंतर पूरा निचोड़। तो यह ब्लॉक में हमने लैंथेनाइड एक्टिनाइड पढ़ लिया। अब इसमें थोड़ा रिएक्शन बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं आज, और इसके बाद लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में तुलना कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इनमें रिएक्शन क्या क्या होता है। रिएक्शन में ये देखिए क्या होता है, ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हैलाइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, कार्बाइड, ये सब बनाता है, ठीक है ना। सिंगल आइटम पर माइनस चार्ज होता है, आपको बताया गया ना, कार्बाइड, आइड, अंत में जुड़ता है क्या, आइड, जैसे सल्फाइड, हाइड्राइड, ऑक्साइड, हैलाइड, नाइट्राइड, ये बनाएगा। तो देखिए कैसे बनाता है। आप रिएक्शन में ये यौगिक बनाना जानते हैं, तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं आपको। हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ले लेते हैं। एक बार इन सबको क्लोरीन से जोड़ लेंगे, एक बार ऑक्सीजन जोड़ लेंगे, आप समझ जाएंगे कि यौगिक कैसे बनता है। तो देखिए क्या है, HCl, ये H जब Cl से जुड़ेगा तो बनेगा क्या, HCl, चूंकि 1 + 1 माइनस, ठीक है, कुछ गुणा नहीं करने की जरूरत है। और जब HO से जुड़ेगा, देखिए O, ऑक्सीजन 2 माइनस है ना, तो 2 माइनस को बैलेंस करने के लिए 2 प्लस चाहिए, इसका मतलब इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा गुणा होता है, इतना दिमाग में रख लीजिए। कैसे, ये +1 है तो 1 से इसमें गुणा करिए, गुणा करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ऑक्सीजन है तो 1 ही रहेगा, है ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 से यहाँ गुणा कर दिए। अब उसी प्रकार से सोडियम को बनाएंगे क्लोरीन के साथ, सोडियम क्लोराइड NaCl, 1 + 1 माइनस, जब बराबर प्लस और माइनस हो तो गुणा नहीं करेंगे, तो ये NaCl हो गया। Na का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड बनाएंगे तो क्या बनेगा, NaO, देखिए सोडियम पे 1 प्लस, ऑक्सीजन 2 माइनस, तो उल्टा गुणा कर देंगे, सोडियम ऑक्साइड हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, MgO, 2 + 2 माइनस, कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया आपका, ठीक। अब इसी प्रकार से एक ले लेते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाइए, कैसे बनेगा, AlO, ऑक्सीजन 2 माइनस है, इसमें 3 प्लस है, उल्टा कर दीजिए गुणा, 3 और इधर 2, बस इतने याद रखना है। और एल्यूमिनियम के क्लोराइड का फार्मूला बताइए क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl, कितने से गुणा होगा, एल्यूमिनियम पर जितना प्लस होगा उसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा, एल्यूमिनियम पर 3 प्लस, इसमें 1 माइनस, तो 3 से गुणा कर लीजिए, इतना याद रखना आपको, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बन गया। इसी प्रकार से यौगिक बनेगा। अब रिएक्शन आपको बहुत ही आसानी से याद होने वाला है। देखिए ऑक्साइड बनाएगा तो जितने लैंथेनाइड होते हैं, या हमने पढ़ा है ना कि F ब्लॉक में +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक स्थायी होती है, तो यहाँ भी इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक स्थायी होगी, तो बनाइए LnO, इसका मतलब 3 प्लस, 3 से गुणा यहाँ करिए, 2 से इधर, ऑक्सीजन 2 माइनस होता है, बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हैलाइड बनाएंगे कैसे बनेगा, Ln पर 3 प्लस, हैलोजन पर 1 माइनस, तो 3 से यहाँ गुणा कर दीजिए, बन गया, ठीक है। अब 3 हैलोजन है तो यहाँ बनाने के लिए 2 से गुणा करिए, क्योंकि सम संख्या बन जाएगी, 3 दूनी 6, 6 हैलोजन यहाँ हो गया, 6 इधर बना लीजिए, 3 से गुणा, 3 दूनी 6, सब सही हो गया। Ln 2 है, 2 इधर, ठीक है, ये बन गया। अब जब हाइड्राइड बनाएगा, यानी हाइड्रोजन की उपस्थिति में, इसको 300 से 400 सेंटीग्रेड के ताप पर गर्म करना पड़ेगा, तो गर्म करिए, इसको क्या बनेगा, LnH, Ln पर 3 प्लस होता है तो 3 से इधर गुणा कर लेंगे, बन गया हाइड्राइड। चलिए अब नाइट्राइड बनाइए, क्या बनेगा, इसको खुद बताइए भाई क्या बनेगा, Ln पर 3 माइनस, नाइट्रोजन पर 3 माइनस, Ln पर 3 प्लस होता है, तो नाइट्राइड क्या बनेगा, Ln, ठीक है। तो Ln मतलब लैंथेनियम, लैंथेनियम को कोई भी तत्व ले सकते हैं, तो ये बन गया भाई नाइट्राइड, ठीक है ना। क्यों ऐसा बना, क्योंकि 3 दोनों बराबर प्लस माइनस हैं, तो कुछ गुणा नहीं करेंगे, नाइट्रोजन 2 बार है तो 2 से यहाँ गुणा करिए, Ln 2 बन गया, 2 से इधर गुणा कर दीजिए, हो गया, ठीक है। चलिए अब सल्फाइड बनाइए, इसका कैसे बनेगा, LnS, ठीक है। तो सल्फर पर 2 माइनस होता है,
यहाँ 3 प्लस होता है, बनाइए Ln2s3, ठीक है, बढ़िया। चलिए अब बनाएंगे हम कार्बाइड। देखिए विभिन्न प्रकार के कार्बाइड बनाता है ये, तो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। Ln-C ये सिंगल कार्बन वाला बन गया, और Ln-C2 भी बनाता है, Ln-C2 कहीं को बनाएगा 3 बनाएगा, Ln-C3 बनाता है, Ln-C3, Ln2C3 बनाएगा। ये 3 प्रकार के कार्बाइड, और विभिन्न प्रकार के भी कार्बाइड बनाता है। इतना याद रखिए, ये 3 आप लिखने के लिए याद रख लीजिए, 1 कार्बन 3 कार्बन फिर 3 कार्बन साथ Ln2 करके, ठीक। तो ये बन गया। अब जब ये इसको जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बनाइए, हाइड्रोक्साइड कितना होता है, OH सिंगल माइनस होता है ना OH पर, तो बनाइए LnOH। अब OH में कितने से गुणा करेंगे, Ln पर 3 प्लस होता है तो 3 से कर दीजिए गुणा, ठीक। चलिए OH 1 माइनस, तो यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन गैस निकाल दीजिए, ये बन गया। अब बैलेंस करिए इसको, ऑक्सीजन इधर 3 है, हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 है, तो सम संख्या में देखो 5 हाइड्रोजन यहाँ हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए इधर सम संख्या बनाने के लिए 2 से गुणा कर लीजिए। अब ऑक्सीजन हो गया 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन हुआ, 6 से इधर गुणा कर दो, ऑक्सीजन सही हो गया। हाइड्रोजन कितना बना इधर, 6 दूनी 12, अब इधर 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन है, इधर कितना है 12 हाइड्रोजन, इधर भी 12 हाइड्रोजन। बनाइए कैसे होगा, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन, इसको भी 6 हाइड्रोजन की जरूरत है, यहाँ भी कितने से गुणा करेंगे, 3 से, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया, आया, बढ़िया। अब क्या करेंगे भाई, देखिए ये अपक्रिया क्या है कि लैंथेनियम जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया कर। देखिए सभी अपक्रियाएं देख रहे हैं आप, जैसे धातुएं जैसे अपक्रिया करती हैं उसी प्रकार से ये भी अपक्रिया कर रहा है, मतलब इसमें सभी धातुएं हैं। तो अब बनाइए, ये कार्बोनेट बनाएगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया धातुओं में आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाता है, कार्बोनेट बनाता है। बना लीजिए, कैसे होगा, Ln में कितने से गुणा होगा बताओ, CO2 पर CO3 पर कितना माइनस होता है, 2 माइनस, यहाँ 3 प्लस, तो यहाँ कितने से गुणा करेंगे, पहले Ln में 2 से, और CO3 में कितने से, 3 से, बढ़िया। अब इसमें हाइड्रोजन गैस भी निकलती, ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक। ये अपक्रियाएं आपकी हो गई F ब्लॉक की रासायनिक अपक्रिया। इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, लैंथेनाइड जो होता है ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। लैंथेनाइड क्या करता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और आपका एक्टिनाइड ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ +2, 4, 5, 6 और 7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है, याद होगा आपको, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं संकुचन, लैंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन दोनों होता है, तो कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है, ये भी अंतर में आप लिख सकते हैं, वहां पढ़े हैं। चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लैंथेनाइड संकुचन में क्या होता है, 4F के कारण जो है परिरक्षण प्रभाव अधिक हो जाता है, और एक्टिनाइड में 5F का परिरक्षण प्रभाव कम रहता है। तो 4F का परिरक्षण प्रभाव जब अधिक होता है तो ये आकार को बढ़ा देता है, इसका मतलब आकार को जब बढ़ा देगा अपेक्षाकृत एक्टिनाइड की अपेक्षा, यानी 5F की अपेक्षा 4F आकार अधिक बढ़ाता है, इसलिए संकुचन कम हो पाता है। किसमें, लैंथेनाइड संकुचन। तो लैंथेनाइड संकुचन कम होता है और एक्टिनाइड संकुचन अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है, 4F और 5F उपकोष के परिरक्षण प्रभाव के कारण, ठीक। तो चलिए अब अगला देखते हैं, आकार किसका ज्यादा होगा, आपको क्या लगता है, लैंथेनाइड या एक्टिनाइड। लैंथेनाइड में कोषों की संख्या कितनी होगी, कोषों की संख्या 6 होगी। देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख देते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है लैंथेनाइड का, 4F 1 से 14 तक होता है, और 5D 0 से 1 तक 6S2 होता है। और आपका एक्टिनाइड में क्या होगा, यही एक नंबर यहीं बढ़ा दीजिए, काम हो जाएगा, 5F
1 से 14 तक, 6d 0 से 1 तक। इसमें 2 भी इलेक्ट्रॉन 2 होता है ना, एक अपवाद है, तो 0 से 1 या 2 आप लिख दीजिए, दोनों सही रहेगा, जैसा ही समझिए। ये 5 6 के बाद 7s2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब देखिए ये आपका जो लैंथेनाइड है, इसमें कोषों की संख्या 6 है और इसमें 7 है, तो अब बताइए आकार किसका ज्यादा होगा? एक्टिनाइड का। बहुत बढ़िया, लैंथेनाइड में कोषों संख्या कम है, आकार कम होगा, और इधर आकार ज्यादा होगा। संकुचन किसमें ज्यादा होता है? एक्टिनाइड। अब देखिए ऐसे आप सोचेंगे तो कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन होगा? दिमाग में प्रश्न ये आया होगा कि जब एक्टिनाइड संकुचन अधिक होता है, संकुचन अधिक होता है तो आकार भी कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कोषों की संख्या इसमें ज्यादा है, एक्टिनाइड में कोषों की संख्या ज्यादा है, उसमें से वो संकुचित ज्यादा होता है। तो ज्यादा संकुचित होता है तो इतना नहीं संकुचित हो जाता कि ये लैंथेनाइड के आकार से कम हो जाए, है ना, क्योंकि लैंथेनाइड में कोषों की संख्या ऑलरेडी कम है। समझ गए? चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये आपको पता है। क्या पता है? कि इनके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब हमको देखना कौन अधिक क्षारीय होता है और कौन कम होता है। तो जब लैंथेनियम ऑक्साइड बनाएगा या हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो किसका आकार कम होगा, किसमें बंध की लंबाई कम होगी, ये आपको देख लेना है। पहले ये ऑक्साइड बना लिया, ये हाइड्रोक्साइड बनाया, तो अब देखिए आकार कम किसका है? इसका आकार कम है। जब आकार कम होगा, आकार कम होगा तो ये आसानी से नहीं निकलेगा। जब आसानी से नहीं निकलेगा तो क्षारीय लक्षण इसका कम हो जाएगा। समझ गए? आकार कम होता है भाई, एक कोषों की संख्या कम है, और यहाँ इसमें ये आकार बड़ा है तो आसानी से निकाल देगा, आसानी से निकाल देगा तो इसके क्षारीय लक्षण अधिक होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्षारीय लक्षण। इसके बाद देखिए संकुल यौगिक दोनों बनाते हैं, तो दोनों संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति भी इसमें कम होती है लैंथेनाइड में, और एक्टिनाइड में अधिक होती है, क्योंकि इसमें जो है अनियमितताएं एक्टिनाइड में अधिक होती हैं, इसमें कम होती हैं, तो साथ ही इसमें अनियमितता कम होती है। संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, साथ ही साथ अभी बताया कि आकार भी इसका कम होता है, और लैंथेनाइड संकुचन भी कम होता है। सब कुछ कम ही दिख रहा है। और एक इसके अलावा देख लेते हैं ये रेडियो एक्टिव तत्व। लैंथेनाइड में यानी लैंथेनाइड श्रेणी में रेडियो एक्टिव तत्व केवल एक है, जो कि प्रोमीथियम है। केवल एक रेडियो एक्टिव तत्व है, और एक्टिनाइड में सभी रेडियो एक्टिव तत्व हैं। जितने तत्व हैं सभी रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम समझ लेते हैं कि चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण का समझना किसमें आसान है? चुंबकीय गुण को समझना लैंथेनाइड में आसान है कि एक्टिनाइड में? बताइए आपको क्या लगता है चुंबकीय गुण? तो चूंकि आप ऐसे ही सोचेंगे कि लैंथेनाइड में अनियमितताएं कम होती हैं, एक्टिनाइड में अनियमितता अधिक होती है, तो आप चुंबकीय गुण किसमें आसानी से निकाल सकते हैं? लैंथेनाइड में। तो लैंथेनाइड में चुंबकीय गुण को समझना आसान होता है और एक्टिनाइड में कम होता है। ठीक है, चुंबकीय गुण क्या होता है भाई? इसमें जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अनुचुंबकीय होता है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं तो वो प्रतिचुंबकीय होगा। तो चुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर पता चलता है ना। तो एक्टिनाइड में क्या होता है? अनियमितता होती, कभी इलेक्ट्रॉन कूद के कहीं चला गया, कभी कहीं चला गया, तो आसानी से आप गणना नहीं कर पाएंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है किसमें कम है। इसलिए चुंबकीय गुण को समझना लैंथेनाइड में आसान होता है और एक्टिनाइड में कठिन होता है। तो ये हमने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लिया। इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। फिर अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उपसंयोजन यौगिक के बारे में अगले वीडियो।